हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होते हैं, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को देखा है तो आपको पता चला होगा कि हमने बताया था कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहते हैं। मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्स ऑफ टच या रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलाई या जिसको कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है, और सेलुलर लेवल या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये तीन जो है इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे कि इन तीनों को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों कहा जाता है और इन दो को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं कहते हैं। आपको पता है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में किसी भी चीज में अगर वो प्रॉपर्टी प्रेजेंट है तो आप बिना शक किए हुए उसको बोल दीजिए कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी भी चीज में प्रेजेंट है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, तो आप उसको बोल दीजिए कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ऐसी ही प्रॉपर्टी जिससे 100% ये कंफर्म हो जाता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर में आप देखें कि मेटाबॉलिज्म चल रहा है या रिस्पॉन्स दे रहा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का, या जिसके अंदर में कॉन्शियसनेस है, या उसके अंदर में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, सेल टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम बना है, एक कोऑर्डिनेटेड फंक्शन हो रहा है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब इनको जरा डिटेल से समझते हैं कुछ एग्जांपल्स ले लेकर के कि हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी किसको क्यों कहते हैं और किसको क्यों नहीं कहते हैं। हम पहले बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन नंबर। अगर कुछ भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, अगर कोई प्लांट है वो बड़ा हो रहा है तो उसमें ग्रोथ हो रहा है, कोई ह्यूमन बॉडी है वो बड़ा हो रहा है तो उसमें ग्रोथ हो रहा है, किसी का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो वो ग्रोथ हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं तो वो ग्रोथ हो रहे हैं। तो ग्रोथ का डिफिनेशन मतलब एनीथिंग इंक्रीज दैट इज कॉल्ड ग्रोथ, ठीक है। अब हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहते हैं। इसका कारण ये है कि ग्रोथ जो होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहां से अगर हम ग्रोथ के आधार पे हम देखेंगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है, ठीक है। कि ग्रोथ को हम क्राइटेरिया नहीं मान सकते क्योंकि वो दोनों जगह प्रेजेंट है। ग्रोथ जो होता है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है। नॉन लिविंग में एक्सटर्नल ग्रोथ होता है और लिविंग में जो होता है वो इंटरनल ग्रोथ होता है। अब इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल लिए हैं। जैसे हम लेते हैं कि स्नो माउंटेन आपने देखा होगा। स्नो माउंटेन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि माउंटेन के ऊपर में स्नोफॉल जो होता है तो धीरे धीरे डिपोजिट होते होते वो बड़ा होते जाता है। उसका जो मास होता है वो बड़ा होता है, वॉल्यूम एरिया वगैरह सब बढ़ते जाता है। पहाड़ वगैरह पे आप देखे होंगे जो माउंटेन होता है वो बड़ा होते जाता है, तो ये भी इंक्रीज हो रहा है। दूसरा एग्जांपल आप देखें, एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑन द सरफेस। अगर कहीं पे धूल गर्दा आकर के इकट्ठा हो गया है ना, तो वो धीरे 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 वो भी इकट्ठा होते होते बहुत बड़ा हो जाता है, तो वो भी तो ग्रोथ है, ठीक है। साइंटिफिक डिफिनेशन आप देखिए ग्रोथ का, तो ग्रोथ का मतलब एनीथिंग इंक्रीज। अगर आप पॉन्ड में देखिए कि पॉन्ड में क्या होता है कि बारिश होती है, पानी का लेवल राइज कर जाता है, ठीक है, तो ये भी ग्रोथ है, ठीक। तो ग्रोथ तो नॉन लिविंग सिस्टम में भी हो रहा है, इसलिए हम लोग ग्रोथ को, अच्छा एनिमल्स में भी ग्रोथ होता है। हम एक एनिमल है, सोशल एनिमल है, ह्यूमन बॉडी, हमारे अंदर में भी ग्रोथ हो रहा है, हमारा साइज बढ़ रहा है, हमारा वेट बढ़ रहा है, हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्लांट के अंदर में भी ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ दोनों में हो रहा है, इसलिए हम लोग ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहते हैं। फर्क इतना होता है कि जो ग्रोथ है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है वो एक्सटर्नल होता है। जैसे कि अगर कहीं पे पार्टिकल डिपोजिट हो रहा है तो वो बाहर से धूल गर्दा आकर के डिपोजिट हुआ होगा, स्नोफॉल हो रहा है तो बाहर से वो स्नोफॉल हो रहा है, तो ये एक्सटर्नल ग्रोथ होता है जिसको हम लोग एक्सट्रिंसिक ग्रोथ भी कहते हैं। इंटरनल ग्रोथ का मतलब क्या होता है? अगर मान लो हम ह्यूमन बॉडी है तो हमारे अंदर में सेल बन रहे हैं, नए नए जो सेल बन रहे हैं, सेल का डिवीजन होकर के नया जो सेल प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे बॉडी के सेल के अंदर बन रहा है, तो ये इंटरनल ग्रोथ है जिसको इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। तो बस डिफरेंस है कि ग्रोथ अलग अलग टाइप के होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लेकिन ग्रोथ दोनों में प्रेजेंट है। और जो दोनों में प्रेजेंट है इस क्राइटेरिया से हम नहीं डिटरमिन कर सकते हैं कि कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है। इस वजह से हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बोला कि यूनिसेलर और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की बात किया। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होता है वो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में इंक्लूसिव फीचर होता है और मल्टीसेलर में एक्सक्लूसिव फीचर होता है। ये एक्सक्लूसिव है, ये इंक्लूसिव है।
इंक्लूसिव का मतलब कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों का एक ही मीनिंग निकल रहा है, दोनों एक ही तरीके से हो रहा है। जैसे क्या होता है कि एक सेल होता है, एक सेल अगर डिवाइड करके 2 सेल बना देता है, ठीक है। तो अगर कोई बैक्टीरिया है या चाहे अमीबा है तो वो एक सेल का है, तो उसके अंदर में बाइनरी फिजन होगा तो वो भी 2 बन जाएगा। और अगर सेल डिवीजन में भी तो यही होता है कि एक सेल डिवाइड करके 2 सेल बना देता है। तो दोनों का मीनिंग, दोनों तो एक ही तरह का चीज है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज द इंक्लूसिव फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो कोई अदर ऑर्गेनिज्म हो, अमीबा हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, प्रोटिस्टा का कोई भी मेंबर हो, चाहे कुछ भी हो, तो यूनिसेलुलर। अच्छा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, तो हम तो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हम बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। तो हमारे बॉडी में क्या होता है, सेल अंदर से अभी डिवाइड हो रहा है, हमारा हर दिन ग्रोथ हो रहा है। एक बच्चा, छोटा सा बच्चा है, एक छोटा प्लांट है, वो ग्रोथ होकर के बड़ा, लेकिन क्या वो रिप्रोड्यूस भी कर रहा है? क्या अपना बच्चा भी पैदा कर रहा है? ऐसा तो नहीं कि हमारे अंदर में सेल का संख्या बढ़ते जा रहा है तो हम अपना ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। तो रिप्रोडक्शन अलग चीज है हमारे लिए, किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, कि हम रिप्रोडक्शन करेंगे और एक यंग प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। लेकिन जो ग्रोथ है वो अलग चीज है ना। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आप समझ पा रहे होंगे इसको, अगर इसमें बहुत बेसिक चीज है, ये बिल्कुल बेसिक चीज है, इसमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक्सक्लूसिव इवेंट होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। ये बात आप समझिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इंक्लूसिव होता है यूनिसेलुलर के लिए, मल्टी सेलुलर के लिए एक्सक्लूसिव होता है, ठीक है। अगला बात करते हैं, तो ये आप समझिए कि ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है। रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज आप जानते हो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, कि कोई भी ऑफस्प्रिंग पैदा कर देगा, अपने समान कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म को पैदा कर दे, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। व्हाई इट इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? क्योंकि आप देखे हैं म्यूल, देखे हैं म्यूल जिसको खच्चर होता है, ठीक है। म्यूल क्या रिप्रोडक्शन करता है? रिप्रोडक्शन करता है क्या? म्यूल रिप्रोडक्शन नहीं करता है, ठीक है। आपने इनफर्टाइल कपल को देखा है जिसके बच्चे नहीं होते हैं, वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। आपने हनी बी देखा है, हनी बी में तीन तरह के होते हैं, एक वर्कर होता है, एक ड्रोन होता है और एक क्वीन होती है। तो जो वर्कर होता है वो स्टेराइल होता है, तो वर्कर हो गया। इस तरीके से आपने देखा वो क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है किसी को, जो हिजरा हो जाता है, छक्का हो जाता है, टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। तो कई प्रकार के आपको कई सारे प्लांट आप देखे होंगे स्टेराइल हो जाते हैं, जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। क्या कोई ह्यूमन बीइंग अपना बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है? कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना बच्चे बेबी को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो क्या आप उसको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे? क्या म्यूल जो होता है, म्यूल जिसको खच्चर कहते हैं, जो घोड़े और गधे को क्रॉस करवा करके बनाया गया है, डंकी और हॉर्स के क्रॉस से बना है ना, तो क्या आप उस म्यूल को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे? यानी कि अगर हम रिप्रोडक्शन के आधार पर ये बात को पता करें कि कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है जिसके अंदर में रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए हम नहीं कह, लेकिन उसको हम कह सकते हैं ना कि भाई उसके अंदर में रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो ऐसा तो हम नहीं कहेंगे कि वो नॉन लिविंग है। तो इसके आधार पर मैं सिर्फ इतनी कंक्लूजन दे सकता हूं कि रिप्रोडक्शन जो होता है, ये एविडेंस से हमको ये पता चलता है कि रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने क्या बोला, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो होता है जिससे ये 100% कंफर्म हो जाए। यहां तो कंफर्म ही नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे अरे ये तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पर हम तो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर हम कैसे कर रहे हैं? तो रिप्रोडक्शन कैन नॉट डिफाइन वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग, इसको हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि काफी सारे इसके एक्सेप्शन मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग, तो ये दो हो गया, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं कहेंगे इसका कारण हो गया। ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, लेकिन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम लोग इसको हटा देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहा जाता है। तो ये दो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो गया। अब इस तीन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, ये तीन की बात करते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन, है ना। सेल के अंदर में जितने भी केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, उन्हीं केमिकल रिएक्शन की वजह से सेल जिंदा होता है, कोई भी लिविंग बॉडी जिंदा होता है। मतलब मेटाबॉलिज्म एक ऐसा सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जिसकी वजह से कोई सेल जिंदा है, कोई लिविंग बॉडी जिंदा है, कोई प्लांट जिंदा है। यानी क्या लिखा हूं कि सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द सेल्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी
सेल के अंदर में जो केमिकल रिएक्शन चल रहा है ना, उसमें अब ये केमिकल रिएक्शन को, अब ये जो मेटाबॉलिज्म होता है दो प्रकार के होता है। एक में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड टूट करके सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन, सिंपल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा, और एक में सिंपल मॉलिक्यूल जुड़ करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। जैसे आपने फोटोसिंथेसिस देखा, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, तो वह एनाबॉलिक रिएक्शन हो गया। रेस्पिरेशन में उल्टा होता है, ग्लूकोज टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देता है, तो ये कैटाबॉलिक रिएक्शन हो गया। तो ये सारे ऐसे और भी रिएक्शन चल रहा है, जैसे एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो गया, डाइजेशन की प्रोसेस हो गया। ये सब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होता है वो किसी लिविंग सिस्टम के अंदर में ही चलता है ना, नॉन लिविंग के अंदर में नहीं। कोई भी आप बताइए, कोई भी ऐसा आपने सेल देखा है क्या, कोई भी ऐसा नॉन लिविंग एंटिटी या पार्टिकल देखा है क्या जो रेस्पिरेशन करता हो, देखा है क्या कोई ऐसा नॉन लिविंग? जैसे क्या हम ये चौक को कह सकते हैं क्या ये फोटोसिंथेसिस करता है? तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। मेटाबॉलिज्म एक प्रकार का लिविंग रिएक्शन है, और ये लिविंग रिएक्शन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। ऐसा नहीं है सिंपल मॉलिक्यूल्स की x + y आकर के रिएक्शन किया और कोई प्रोडक्ट दे दिया, ऐसा नहीं होता है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है, और वो सेल को लिविंग रखने के लिए होता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म की वजह से ही उस बायोकेमिकल रिएक्शन का जो सीरीज है उसकी वजह से ही सेल हमारा जिंदा है। और मेटाबॉलिज्म किसी नॉन लिविंग सेल में नहीं होता है, मर जाने के बाद आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। तो मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और जैसा कि हमने बताया कि मेटाबॉलिज्म दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है क्या, एक हमने बताया आपका जाकर कैटाबॉलिक रिएक्शन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कैटाबॉलिज्म दिखा रहे हैं, तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये टूटेगा और CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा। ठीक है, और उल्टा रिएक्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। पूरा बैलेंस रिएक्शन नहीं दिखा रहा हूं, 6CO2 प्लस 12H2O बनाएगा C6H12O6 प्लस 6O2, वो रिएक्शन पता है आपको, बस सर मैं आपको बता रहा हूं। ये ग्लूकोज है, ये तो रेस्पिरेशन का हो गया, इसका उल्टा करोगे फोटोसिंथेसिस का होता है, तो CO2 और प्लस H2O रिएक्शन करेगा और बना देगा ग्लूकोज। ठीक है, ये सिंपल सा रिएक्शन आप जानते हैं। यहाँ पे दो सिंपल मॉलिक्यूल जो होता है वो मूविंग स्टेज में होता है, तो यहाँ पे काइनेटिक मूविंग फॉर्म्स जो होता है वो स्टेबल फॉर्म में आ रहा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आ रहा है। तो याद रखना एनाबॉलिक रिएक्शन जो होता है इसमें काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देखिए यहाँ पे लिखा हो, एनाबॉलिक रिएक्शन में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है। और कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन में ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो स्टेबल एनर्जी है वो टूट जा रहा है, वो एटीपी प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब मूविंग पार्टिकल में एनर्जी होता है। तो ये दो बातें हैं, याद रखिएगा। तो मेटाबॉलिज्म इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, बिकॉज कोई भी ऐसा आप पार्टिकल नहीं देखेंगे, कोई भी ऐसा सेल नहीं देखेंगे जिसके अंदर में मेटाबॉलिक चलेगा। अब यहाँ पे एक चीज आता है इन विट्रो मेटाबॉलिज्म, एक चीज आएगा आपको इन विट्रो मेटाबॉलिज्म, है ना, या इन विट्रो रिएक्शन। तो इन विट्रो रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जो रिएक्शन लिविंग सेल के अंदर में चलता है, जैसे कि आप स्टार्च को तोड़ते हो, तो स्टार्च को तोड़ने के लिए जो एंजाइम चाहिए, जो इमेज एंजाइम चाहिए, उसी को आप जो है वो क्या करेंगे स्टार्च को एमाइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में तोड़ देना। यानी कोई एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, है ना, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर में, है ना, स्टार्च का ब्रेक डाउन कर रहे हैं या फर्मेंटेशन की प्रोसेस करवा रहे हैं या कुछ भी करवा रहे हैं कुछ एंजाइम को डाल करके, तो ये रिएक्शन लिविंग सेल के अंदर में चलता। अब ये रिएक्शन टेस्ट ट्यूब के अंदर में करवाया जा रहा है, तो क्या ये पूरे टेस्ट ट्यूब को और ये पूरा केमिकल का ये जो पूरा सेटअप है, इस सेटअप को आप लिविंग बोलोगे? नहीं बोलोगे ना, ये लिविंग थिंग नहीं है, इट इज नॉन लिविंग थिंग। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि इन विट्रो रिएक्शन या इन विट्रो मेटाबॉलिज्म, तो दैट इज नॉट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना। ये बात को याद रखें, कभी कभी इन विट्रो देकर के वो कंफ्यूज करता है एग्जाम में, तो इस बात को याद रखिएगा। इन विट्रो रिएक्शन जो होता है इसमें लिविंग रिएक्शन चल तो रहा है, लेकिन ये सेटअप जो है वो नॉन लिविंग का है। ठीक है, तो आप मेटाबॉलिज्म भी समझ गए, थर्ड प्रॉपर्टी भी आपको समझ आ गया। अगला प्रॉपर्टी हम लोग चलते हैं रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलाई या रिस्पॉन्स ऑफ टच। आपने प्लांट को देखा है, प्लांट को अगर सनलाइट पड़ता है तो वो बेंडिंग शो करता है सनलाइट के प्रति। ठीक है, सनलाइट के प्रति रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, अगर पानी डालोगे तो उसका रिस्पॉन्स देगा, टेम्परेचर का रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, आदमी को देखा, आदमी होम्योस्टेसिस करता है, जैसे कि अभी गर्मी हो रही है तो हमको पसीना आ रहा है, देखो। ठीक है, तो ये क्या है, हम इन्वायरमेंट का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं,
अगर ठंडी हो जाएगी तो हम शिवरिंग करना शुरू करेंगे अपने बॉडी का इंटरनल कॉन्स्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। हमारे अंदर में 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, तो यही टेम्परेचर मेंटेन रहे तो इसके लिए हम लोग होम्योस्टेसिस करेंगे कि गर्मी में स्वेटिंग करना शुरू कर देंगे ताकि हमारा बॉडी कूल हो जाए। ठंडी में क्या करेंगे, हम लोग शिवरिंग करेंगे ताकि हमारे बॉडी में प्रोटॉन ग्रेडियंट कपलर डेवलप करे और हमारे बॉडी को हीट मिले। तो ये काम क्या कोई नॉन लिविंग करता है क्या? ये चौक करेगा क्या? शिवरिंग करेगा क्या? चौक कांपना शुरू करेगा क्या? इसको ठंड लगेगा तो क्या ये पसीना सिक्रेट करेगा? क्या करेगा? नहीं करेगा। तो ये जो रिस्पॉन्स है, क्योंकि देखो क्या होता है कि जो हमारा सेल होता है, सेल के सरफेस पे कुछ अनकपलर कुछ प्रोटीन ग्रेडियंट पाए जाते हैं। अब ये प्रोटीन क्या करते हैं, बाहर में जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चेंजिंग हो रहा है वो सारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वाले चेंजिंग को वो परसीव करेंगे और उसके अकॉर्डिंग वो कुछ रिस्पॉन्ड देते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्डिंग करने की प्रॉपर्टी पाई जाती है, इट इज ओनली प्रेजेंट इन व्हाट लिविंग सेल, इट इज नॉट प्रेजेंट इन द नॉन लिविंग सेल। तो इसी को बोलते हैं कॉन्शियसनेस या इरिटेबिलिटी भी बोल सकते हैं कि अगर कुछ हो रहा है, जैसे कि अगर मान लो कभी कोई आदमी जाता है धूल गर्दा उठ रहा है तो वो इरिटेट होता है। तो ये सब सारा जो प्रॉपर्टी है वो लिविंग सेल में है। ऐसी प्रॉपर्टी आपको इरिटेबिलिटी की प्रॉपर्टी है या कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी देख रहे हैं या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के प्रति कुछ रिस्पॉन्ड कर रहे हो तो इसका मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। आप एक जैसे मान लो कोई एक बफेलो जा रहा है ना, अब बफेलो को आप डंडा से भगाओगे तो वो भागना शुरू कर देगा। तो आप समझिए एक बैक्टीरिया भी है, बैक्टीरिया के अंदर में भी आप कुछ ऐसे ऐसे करोगे तो बैक्टीरिया भी उसका रिस्पॉन्ड करेगा। तो लिविंग सेल है तो वो रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। अब बोले सर प्लांट तो नहीं भागता है, प्लांट भी भागता है भाई, प्लांट को भी रिस्पॉन्स पता चलता है, पर प्लांट क्या मूवेबल नहीं है, वो महसूस करता है। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है वो महसूस करता है, वो समझता है चीजों को। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्ड। अब इसमें एक लिखता है एनसीईआरटी लाइन की ह्यूमन बीइंग जो होता है वो सेल्फ कॉन्शियस होता है। तो ह्यूमन बीइंग सेल्फ कॉन्शियस है कि नहीं है? बिल्कुल सेल्फ कॉन्शियस। सेल्फ कॉन्शियस का मतलब ये होता है कि अगर कहीं पे गंदगी पड़ा हुआ है या कहीं पे कुछ भी चीज पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप ऐसा तो नहीं कि आप वहां पे जाकर के खाना खाना शुरू कर दोगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है? अगर 5 स्टार होटल है, ठीक है, वहां पे जो है वो प्लांट्स लगा हुआ है, अभी प्लांट्स को बोलो कि एनिमल्स है उधर जाकर के खाना शुरू कर देगा, लेकिन आप इंसान आपको समझते हो हर चीजों को कि गंदगी क्या है, कहाँ जाना चाहिए कहाँ चाहिए। तो ये सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, ये जानवर के पास नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए ह्यूमन बीइंग्स को सेल्फ कॉन्शियसनेस कहा जाता है, कॉन्शियस कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए कि कॉन्शियसनेस इज द ये, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद फिर हम लोग बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? अगर आपने देखा होगा कि सेल जो होता है वो बनाता है, 9th क्लास में पढ़े होंगे, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, कंप्लीट बॉडी बनता है। तो ये जो सिस्टम चल रहा है सेल से टिश्यू, तो टिश्यू बना तो ग्रुप ऑफ सेल, सिमिलर सेल, कई सारे सिमिलर टाइप के सेल बन गए, उसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन हो गया, ठीक है। फिर ऑर्गन बन गए, एक ऑर्गन में कई सारे टिश्यू हो गए और सबका अलग अलग फंक्शन है। फिर ऑर्गन सिस्टम बन गया, फिर एक कोई कंप्लीट बॉडी बन गई, जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी, तो हमारे अंदर में डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, हमारा ब्रेन का सिस्टम है, जो है स्केलेटन सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, सबका एक अलग अलग फंक्शन है, एक कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन कर रहे हैं। ऐसा काम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं करता है, यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। सेल ऑर्गेनाइज करके टिश्यू बनाएगा, टिश्यू ऑर्गेनाइज करके ऑर्गन बनाएगा, ऑर्गन। तो ये जो सिस्टम आपने पढ़ा है क्लास 9 में पढ़ा है, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा है क्या कि सेल्स ऑर्गेनाइज करके टिश्यू बनाता है, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम बनाता है, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सेल, तो ध्यान बस इतनी ही इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने आपको बता दिया कि क्यों जो है वो रिस्पॉन्स ऑफ टच को या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को या मेटाबॉलिज्म को हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं, और क्यों ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहते हैं। मतलब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बच्चों वैसा प्रॉपर्टी होता है जिसको देखते ही आप बता दीजिए कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ही हो सकता है, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। जैसे हमने बताया मेटाबॉलिज्म मतलब सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट इज टेकिंग प्लेस इन द सेल्स, ठीक है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। मेटाबॉलिज्म में कोई एक्सेप्शन नहीं मिलता है आपको, कोई भी बॉडी में वो लिविंग रिएक्शन चल रहा है, इसका मतलब वो लिविंग है। तो ये सारी बातें आपने देखा कि कोई जो भी चीजें होती है इस तरीके से, ये सब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में हम पूरा क्लियर कर दिए कंसेप्ट, ठीक है। मुझे लगता है कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो को कमेंट में बताइए और
वीडियो को लास्ट तक देखिए। मुकेश बायोलॉजी ट्यूटोरियल आप गूगल में, यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं और सारा वीडियो को हमारा देखिए, अपडेट कीजिए, अपडेट रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। ठीक है, आप गूगल में डालेंगे मुकेश बायोलॉजी ट्यूटोरियल तो आपका डायरेक्ट वो आ जाएगा मेरा लिंक, और पूरा प्लेलिस्ट पे वीडियो भी है और सारी वीडियो है, तो आप उसको देख सकते हो वहां से। थैंक यू, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई दिक्कत है तो बताइए, सारा चीज हम आपको कवर कर दिए। दिस 2 आर नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, दिस 3 आर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इसके अलावा और भी कुछ ऑर्गेनिज्म में प्रॉपर्टी होते हैं, उसके बारे में आपको हम नहीं बताएंगे। कुछ अगर इंटरेस्टेड स्टूडेंट होते हैं उनको हम बताते हैं, लेकिन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ही चीज आपको जानना है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।